The effects of the war. The war had a devastating impact on the entire continent, both psychologically and financially. वो जो वॉर हुआ था वो यूरोप कॉन्टिनेंट में हुआ था, जर्मनी में, फ्रांस में और इन सब देशों में हुआ था। तो इसीलिए जो कॉन्टिनेंट था उस पर बहुत बुरा असर पड़ा, साइकोलॉजिकली भी और फाइनेंशियल रूप से भी, मतलब उनको आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलना पड़ा। फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न्ड इनटू वन ऑफ डेटर्स। मतलब जो यूरोप कॉन्टिनेंट था, अब वर्ल्ड वॉर वन जो हुई थी वो यूरोप में हुई थी। वर्ल्ड वॉर वन के बाद में ऐसी सिचुएशन आ गई कि वो डेटर्स का कॉन्टिनेंट बन गया, मतलब कॉन्टिनेंट ऑफ डेटर्स के नाम से जाने जाने लगा। मतलब अब वो एक ऐसा कॉन्टिनेंट बन गया था जो कर्ज चुकाता था, मतलब उस पे दूसरों का उधार था। पहले वो उधार देता था, कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स था, लेकिन वर्ल्ड वॉर वन के बाद में वो कॉन्टिनेंट ऑफ डेटर्स बन गया, मतलब अब उसको उधार चुकाना है। Unfortunately, the infant Weimar Republic was being made to pay for the sins of the old empire. जो वाइमर रिपब्लिक था वो अभी अभी बना था, वर्ल्ड वॉर वन के बाद में स्टैब्लिश हुआ था, डेमोक्रेटिक टाइप का नेशन बनने जा रहा था जर्मनी। तो अब इसको जो है पूरा उधार वगैरह सब चुकाना था, जो कि वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर वन में ओल्ड एम्पायर, मतलब जर्मन एम्पायर था पहले, तो उसने जो भी किया वर्ल्ड वॉर वन के ड्यूरिंग उस समय, उस सब का भरपाई जो है वाइमर रिपब्लिक को देना पड़ रहा था। The Republic carried the burden of war guilt and national humiliation and was financially crippled by being forced to pay compensation. वर्ल्ड वॉर वन के समय में जो भी हुआ, दूसरी कंट्रीज को जो भी नुकसान हुआ, उस सब का गिल्ट जो है, शर्मिंदगी, भरपाई, सब ये सब जो है वाइमर रिपब्लिक झेल रहा था, मतलब उसको वो भरपाई कर रहा था जो भी लॉस हुआ था वर्ल्ड वॉर वन में यूरोप कॉन्टिनेंट में, उसकी डिफरेंट कंट्रीज को, जैसे कि फ्रांस है, रशिया है। वाइमार रिपब्लिक पे पूरा कर्ज चुकाने का जो है, भरपाई करने का, वो सब जिम्मेदारी वाइमार रिपब्लिक पे आ गई थी। Those who supported the Weimar Republic, mainly socialists, Catholics, and Democrats, became easy targets of attack in the conservative nationalist circles. जो कट्टरवादी नेशनलिस्ट होते हैं, राष्ट्रवादी जो कट्टरवादी होते हैं, जो कि चेंजेस पसंद नहीं करते हैं, तो उन लोग बेसिकली टारगेट कर रहे थे वाइमार रिपब्लिक को, जो भी सपोर्ट कर रहा था उन लोगों को, जैसे कि सोशलिस्ट लोग। सोशलिस्ट मतलब ऐसे लोग जो कि इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि रिसोर्सेज जो है वो किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा ओन नहीं होना चाहिए, बल्कि उस पे सारे सिटीजन्स का इक्वल हक होना चाहिए। ऐसे लोगों को सोशलिस्ट बोलते हैं। कैथोलिक्स वो क्रिश्चियंस होते हैं जो कि बाइबल को मानते हैं, लेकिन उसके अलावा उनका एक रिलीजियस लीडर होता है, सुप्रीम लीडर, जैसे कि जिसको पॉप बोलते हैं। डेमोक्रेट्स जो होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो कि डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, मतलब कि जो लीडर है वो इलेक्टेड लीडर होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए कंट्री का। तो जो कट्टरवादी नेशनलिस्ट थे जर्मनी के वाइमर रिपब्लिक के बाद में, वो सोशलिस्ट, कैथोलिक्स और डेमोक्रेट्स ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे थे, मतलब कि वो लोग सोचते थे कि ये जितना भी ह्यूमिलिएशन है, जितनी भी ये बदनामी है, बेइज्जती है जो जर्मनी को मिल रही है वर्ल्ड वॉर वन के बाद में, तो वो लोग टारगेट कर रहे थे कि सोशलिस्ट लोग को, कैथोलिक्स लोग को, डेमोक्रेट्स लोग को, कि क्यों ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं वाइमार रिपब्लिक को। क्योंकि वाइमार रिपब्लिक में तो ये मेंशन था कि ये एक्सेप्ट करना पड़ रहा था कि जर्मनी जो है वो ही जिम्मेदार है सारे लॉस के लिए, जबकि इन कट्टरवादियों को, इन नेशनलिस्ट को, राष्ट्रवादियों को नहीं लगता था कि जर्मनी को इतना सारी बेइज्जती झेलना चाहिए। ऐसा सोचते थे ये लोग। दे वर मॉकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स। मतलब ये जो सोशलिस्ट, कैथोलिक्स, डेमोक्रेट्स थे, इनको ये नेशनलिस्ट सर्कल्स जो थे, इन लोग जो थे कंजर्वेटिव लोग, ये लोग कहते थे नवंबर क्रिमिनल। नवंबर क्रिमिनल्स इसलिए कहते थे इन लोगों को, ये नेशनलिस्ट लोग, कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट लोग, क्योंकि नवंबर जो था उस समय में, 1918 की बात है, नवंबर की, एक मिलिट्री एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसको आर्मिस्टिस कहते हैं। तो उसमें ये मेंशन था कि जर्मनी को विड्रॉ करना पड़ेगा उसके ट्रूप्स, वो टैंक्स नहीं रख सकता, एंड उसकी जो टेरिटरीज है जो उसने ऑक्यूपाई करके रखा था वहाँ से विथड्रॉ करना पड़ेगा जर्मन ट्रूप्स को, वो वहाँ नहीं रह सकते। तो एक टेम्पररी एग्रीमेंट था
जो कि साइन किया गया था इन सब पॉलिटिकल जो लेफ्ट विंग के लोग थे, जैसे सोशलिस्ट, कैथोलिक्स, डेमोक्रेट्स, इन लोग के द्वारा और कुछ मिलिट्री पर्सनल्स के द्वारा ये साइन किया गया था। तो इसलिए ये नेशनलिस्ट कंजर्वेटिव लोग इन लोगों को नवंबर क्रिमिनल्स कहते थे। दिस माइंडसेट हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ऑफ द अर्ली 1930s, एज वी विल सून सी। तो ये सब ऐसा टाइप का माइंडसेट था इन लोगों का। ये तो इसी वजह से जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थे उस पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। और ये 1930s जो है, इस समय इस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। आगे देखेंगे। The First World War left a deep imprint on European society and polity. Soldiers came to be placed above civilians. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसने गहरी छाप छोड़ा यूरोपियन सोसाइटी के ऊपर और पॉलिटी के ऊपर। मतलब जो अब यूरोपियन लोगों का सोचने का नज़रिया था, चीज़ों को देखने का नज़रिया था, वो पूरी तरीके से बदल गया था वर्ल्ड वॉर वन के बाद में। अब जो सोल्जर्स थे उनको सिविलियंस के राइट के अब ऊपर रखा जाने लगा, उनको ऊंचे नज़रिए से देखा जाने लगा। Politicians and publicists laid great stress on the need for men to be aggressive, strong, and masculine. पॉलिटिशियंस, नेता वगैरह और पब्लिसिस्ट ये एक एम्फेसिस, ग्रेट एम्फेसिस डालते थे इस चीज़ के ऊपर कि मैन को कैसे स्ट्रांग होना चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए, मैस्कुलिन होना चाहिए। मैस्कुलिन मतलब कि उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, बोल्डनेस होना चाहिए, प्रोवाइडर होना चाहिए। इस तरीके से वो मैन की इमेज को ज़्यादा ग्लोरीफाई करके बताते थे। The media glorified trench life. The truth, however, was that soldiers lived miserable lives in these trenches, trapped with rats feeding on corpses. मीडिया जो था उसने ट्रेंच लाइफ को, मतलब जो सोल्जर्स होते हैं वो वॉर के समय में ट्रेंच में, मतलब कि नैरो गड्ढे में रहते हैं जहाँ से वो फायर वगैरह करते हैं। तो इस चीज़ को कि सोल्जर्स किस तरीके से लड़ाई करते हैं, इस इमेज को सोल्जर्स की बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बताया जाता था। और पर की सच्चाई तो ये थी कि जो सोल्जर्स थे वो बहुत एक दुखी, मिजरेबल लाइफ लाइफ जीते थे इन सब गड्ढों में जहाँ से वो फायरिंग करते थे। और वो जो रैट्स थे वो जो लाशें होती थी उनके ऊपर वो ऐसे ही घूमते रहते थे। रैट्स जो थे वो कॉप्सेस को, मतलब लाशों को ऐसे खाते रहते थे। तो ऐसी लाइफ जीते थे सोल्जर्स, जबकि उनको ऐसा बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता था लोगों को कि नहीं, सोल्जर्स की लाइफ जो है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है देन अ सिटीजन की लाइफ। They faced poisonous gas and enemy shelling and witnessed their ranks reduce rapidly. जो ऐसा बड़ा चढ़ा के इमेज बताई जाती थी सोल्जर्स की कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनको सबकी बहुत ज़्यादा उनमें फायरिंग, शेलिंग वगैरह इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता था उनको। पॉइजनस गैसेस, इन सब से बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता था और उनकी रैंक्स भी जो थी वो रिड्यूस ही होती थी। तो इन सब चीज़ों को उनको देखना पड़ता था। तो ऐसी कोई ग्लोरीफाइड इमेज उनकी थी नहीं एक्चुअली, जैसे बताई जाती थी। Aggressive war propaganda and national honor occupied center stage in the public sphere, while popular support grew for conservative dictatorship that had recently came into being. जो इस तरीके का एग्रेसिव प्रोपेगेंडा था, बड़ा चढ़ा के जो है सोल्जर्स की लाइफ को और वॉर अच्छा होता है इन सब चीज़ों को ऐसे बड़ा चढ़ा के दिखाना, ये सब चीज़ों ने सेंट्रल स्टेज जो है ऑक्यूपाई कर लिया था। मतलब मेन मुद्दा जो था वो यही बन गया था, वॉर वगैरह और ग्लोरीफाइड इमेज सोल्जर्स की। तो इस सब से जो कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप है, मतलब तानाशाही जो है, इसको सपोर्ट मिलने लगा। और लोगों के बीच में ऐसी आइडियोलॉजी और बढ़ने लगी। Democracy was indeed a young and fragile idea, which could not survive the instabilities of interwar Europe. अब इतना ज़्यादा जो है प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा और इतना ज़्यादा गलत गलत बताया जाएगा, ग्लोरीफाई करके बताया जाएगा सोल्जर्स की लाइफ को। तो वहाँ पे ऐसे समय में डेमोक्रेसी के लिए कोई प्लेस बचती नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब होता है सभी के लिए इक्वल राइट्स, और कोई भी जो है एक एक समुदाय से ऊपर नहीं होगा। पर यहाँ पे तो टोटल इसके विपरीत बताया जा रहा था, ऐसी इमेज क्रिएट की जा रही थी जिससे डिक्टेटरशिप जो है उसको जगह मिल सके। तो इसलिए डेमोक्रेसी जो है यूरोप में सरवाइव नहीं कर पाई, और ख़ास करके जर्मनी में तो फिर डिक्टेटरशिप आ गई।